अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि एक टाइम में एक आदमी ने सिर्फ 2 पिज़्ज़ाज़ जो हैं वो 4200 करोड़ में खरीदे, तो यकीनन ये स्टोरी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज़ और मनी फैक्ट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम लोग इसमें समझेंगे क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन को हम लोग डिटेल में समझेंगे कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी है क्या। इस करेंसी को समझना इसलिए भी अब इम्पॉर्टेंट है कि 24 मार्च 2021 को एलन मस्क जैसे आदमी ने ट्वीट किया था कि अगर अब आप लोग टेस्ला से कुछ बाय करना चाहते हैं तो उसको आप क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन के थ्रू बाय कर सकते हैं। और वो इस करेंसी को बिटकॉइन के अंदर ही रहने देंगे, दूसरी करेंसी में कन्वर्ट नहीं करेंगे। और दूसरा, चाइना जैसा मुल्क जो है उसने अपनी डिजिटल करेंसी जो है वो लॉन्च कर दी है और दुनिया का वाहिद मुल्क बन गया है जिसने अपनी करेंसी जो है वो लॉन्च की है। क्योंकि इन जैसे लोगों को मसलन चाइना को भी लगता है कि यही फ्यूचर है और एलन मस्क जैसे लोगों को भी लगता है यही फ्यूचर है। तो आज की वीडियो में हम लोग डिटेल से इस तरह समझेंगे कि अगर एक छोटा सा बच्चा भी इस वीडियो को देखे तो वो भी समझ सके कि क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन है क्या। क्रिप्टो करेंसी को समझने से पहले हम लोग पहले पैसे को समझते हैं। अब पैसे का मतलब है वैल्यू, यानी कि अगर मैंने आप लोगों के लिए कोई काम किया और मेरे काम ने आपके लिए एक वैल्यू क्रिएट की, तो आप मुझे उस वैल्यू के बदले कुछ पैसे देंगे। अब मैं उन पैसों को इस्तेमाल कर सकता हूँ किसी और से वैल्यू लेने के लिए या उससे अपना कुछ सामान खरीदने के लिए। पुराने ज़माने में जब करेंसी नहीं थी, उस टाइम वैल्यू एक्सचेंज करना जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम था। मसलन जैसे मुझे अगर आप लोगों से सेब चाहिए और मेरे पास राइस है, तो हम लोग तो आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं और हम लोग खुश भी होंगे कि हम लोगों को दोनों की अपनी रिक्वायर्ड चीज़ जो है वो मिल गई। पर अब अगर मेरे पास राइस है और आपके पास एप्पल्स हैं, पर अगर आप लोगों को मेरे से राइस की ज़रूरत ही ना हो, ऐसे में हमारी डील नहीं होगी। इस मसले के हल के लिए एक नया सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया, यानी कि गोल्ड। अब अगर मुझे आप लोगों से एप्पल चाहिए तो मुझे आपको उन एप्पल्स के बदले जो है वो उतना गोल्ड देना पड़ेगा। अब इसमें भी 2 मसले थे। एक तो गोल्ड को कैरी करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। दूसरा, अगर मुझे आप लोगों से थोड़ी-सी चीज़ चाहिए तो उसके लिए गोल्ड को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इस मसले का हल गवर्नमेंट ने ये इंट्रोड्यूस कराया कि अब आपके पास जितना गोल्ड है वो आप लोग गवर्नमेंट के पास रख सकते हैं और गवर्नमेंट आप लोगों को उसके बदले जो है वो करेंसी नोट देगी। और हर नोट के ऊपर जो है वो अलहदा डिजिट एक लिखा होगा, यानी कि जो उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता होगा। मसलन जैसे आजकल आप लोग देखते हैं 10 का नोट चल रहा है, 20 का नोट चल रहा है। ये सिस्टम जो है ये काफ़ी अरसे तक चलता रहा। ये सिस्टम ठीक चल ही रहा था कि 1951 में अमेरिका के 37th प्रेसिडेंट जो थे, उन्होंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया। वो डिसीजन ये था कि उन्होंने गोल्ड का और करेंसी का आपस में बॉन्ड जो था, वो तोड़ दिया। यानी कि इससे पहले हम लोगों को ये यकीन था कि हम लोगों को जितने करेंसी नोट दिए जा रहे हैं, उतना गोल्ड जो है वो गवर्नमेंट के पास मौजूद है। पर इस डिसीजन के बाद हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ यकीन करना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास, क्योंकि गवर्नमेंट एक कागज पे लिख के हमें दे रही है कि इसकी वैल्यू इतनी है। इसको बाद में डिजिटलाइज भी किया गया, यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह जो है वो अपनी अमाउंट सेंड कर सकते थे। पर इस डिजिटलाइजेशन जो थी इसका कंसेप्ट भी बिल्कुल सेम था, यानी कि हमें गवर्नमेंट कह रही थी कि आपके अकाउंट में 1 लाख मौजूद है और हम लोग गवर्नमेंट के ट्रस्ट पे उस 1 लाख की शॉपिंग कर सकते थे, 1 लाख की वैल्यू ले सकते थे। हम ट्रस्ट कर रहे थे गवर्नमेंट पे और गवर्नमेंट जो है वो ट्रस्ट कर रही थी अपने कंप्यूटर्स पे कि उनके अंदर जो है वो कोई फॉल्ट नहीं आएगा। अब इसमें कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये आ रही थी कि सारा सिस्टम जो था वो सेंट्रलाइज्ड था, यानी कि सारा सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट के पास था। गवर्नमेंट जितने चाहे उतने नोट प्रिंट कर सकती थी और जब चाहे उन्हें बंद कर सकती थी। ऐसा एक मसला जो है वो वेनेजुएला में आप लोगों ने सुना भी होगा, एक वेनेजुएला में पेश आया। मसलन आप लोगों ने अगर 1 लाख जो है वो बड़ी मेहनत से कमाया है
और गवर्नमेंट जो है वो 1-1 लाख जो है वो सबको दे दे, तो आपके पैसे की वैल्यू खत्म हो गई। इसी तरह वेनेजुएला में हुआ था कि वहां पे गवर्नमेंट ने इतने नोट प्रिंट कर दिए थे कि वहां पे लोग जो थे वो पैसे गिनने की बजाय आपस में वैल्यू एक्सचेंज जो थी वो उस करेंसी को तोल के करने लगे थे। उम्मीद है आप लोगों को पॉइंट समझ आ गया होगा कि सारी चीज जो थी वो सेंट्रलाइज थी, गवर्नमेंट के अंडर थी। गवर्नमेंट जितने मर्जी नोट जो है वो प्रिंट कर सकती थी और जितने मर्जी जो है और जब मर्जी जो है इन्हें बंद कर सकती थी, और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसको सेंट्रलाइज से हटा के कैसे डिसेंट्रलाइज किया जाए। 2009 तक सारा सिस्टम ऐसे ही चलता रहा। फिर 2009 के अंदर एक पेपर पब्लिश किया गया जिसके ऑथर थे सतोशी नागामोटो। उन्होंने इस पेपर के अंदर ये सॉल्यूशन दिया कि कैसे हर चीज को सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज किया जाए, और बिटकॉइन जो है उसको लॉन्च किया। 2009 से लेके 2011 तक इसी नाम से बहुत सारे जो हैं वो पेपर पब्लिश हुए। उसके बाद सतोशी नागामोटो जो है वो एकदम गायब हो गए, पर बिटकॉइन अभी तक चल रहा है। और आज तक किसी को नहीं पता कि सतोशी नागामोटो जो थे वो कौन थे, वो मेल थे, फीमेल थे या कोई मशीन थी। सतोशी नागामोटो ने इसका ये सॉल्यूशन दिया था कि किसके पास कितनी करेंसी है या किसके पास कितने बिटकॉइंस हैं, इसका रिकॉर्ड जो है गवर्नमेंट की बजाय बहुत सारे सर्वर्स में होना चाहिए। और इसको कंट्रोल जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं करेगी बल्कि बहुत सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो मिल के करेंगे। और कौन किसको कितने पैसे भेज रहा है ये कोई भी नहीं देख सकेगा। बहरहाल ये जरूर देख सकेंगे कि किस अकाउंट में कितने पैसे आ रहे हैं, पर ये कोई नहीं देख सकेगा कि उसको भेजे किसने है। तो इस तरह जो है वो बिटकॉइन जो है वो इन्वेंट हुआ। जब बिटकॉइन इन्वेंट हुआ उस टाइम किसी को भी बिटकॉइन पे ट्रस्ट नहीं था। इसी वजह से नेक्सिस नाम के एक आदमी ने एक पिज्जा वाले को पिज्जा खरीदने के लिए 10,000 बिटकॉइन दिए, जिसकी आज की कीमत जो है वो 4200 करोड़ है। अब इस करेंसी का अगर ड्रॉबैक देखें तो ये करेंसी जो है ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल करेंसी है। यानी कि अगर आज अभी अगर आप लोग इसमें 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोगों को इस चीज़ की कोई श्योरिटी नहीं है कि कल को ये 1 करोड़ बन जाए या ये एक ज़ीरो हो जाए। पर हम लोग जो है आजकल इसको जो है इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि एलन मस्क और वॉरेन बफे जैसे लोगों को लगता है कि यही फ्यूचर है। तो इसमें उतना इन्वेस्ट करें जितना आप समझते हैं कि उतना आप लोग नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल उतनी रकम ही आप लोग इन्वेस्ट करें। अभी एक बिटकॉइन की एक्चुअल कीमत जो है वो इस टाइम पे 42 लाख है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो जो है आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के काम आ सकती है, उनके लिए नॉलेजेबल हो सकती है, तो इसको उनके साथ शेयर कीजिएगा। और इस तरह की मजीद नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को हिट करें। क्या आप लोग जानते हैं कि मिस्टर सुशील कुमार, जो कि कौन बनेगा करोड़पति के विनर थे और 5 करोड़ रुपया जीते थे, वो आज किस हाल में है? तो यकीनन सुन के आप लोगों को एक झटका लगेगा। आज वो बिल्कुल होमलेस हैं, उनके पास रहने के लिए घर नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, और उस टाइम पे जो उनकी जॉब थी जिसे वो 6,000 रुपया महीना कमा रहे थे, आजकल उनके पास वो भी नहीं है। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि यार अगर हम लोगों को इतने पैसे मिले होते तो हम लोग कहाँ से कहाँ होते। पर अगर आप लोगों ने भी वही चीजें बिल्कुल फॉलो की होती जो मिस्टर सुशील कुमार ने की, तो आज आप लोगों का हाल भी बिल्कुल वैसा ही होता, क्योंकि हम में से 90% लोग जो हैं वो फाइनेंशियली एजुकेट नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को फाइनेंशियली एजुकेट करूंगा ताकि आप लोगों का हाल भी मिस्टर सुशील कुमार जैसा ना हो। तो फाइनेंशियली एजुकेशन क्या होती है, इसको समझने के लिए पहले हम लोग चार चीजों को समझेंगे: इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स और लायबिलिटीज। इनकम मतलब जॉब या बिजनेस। जब तक आप जॉब या बिजनेस कर रहे हैं आपका पैसा आ रहा है, पर जब आप जॉब और बिजनेस नहीं करते तो आपका पैसा रुक जाता है। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस मतलब खर्चा, जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वाटर बिल और आपके बाकी खर्चे आते हैं। उसके बाद एसेट्स। एसेट वो हैं जो आपको काम किए बगैर आपको पैसा ला के दें,
जैसे प्रॉपर्टी, रेंट, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स। अब आती हैं लाइबिलिटीज, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जेब से पैसे निकाले, जैसे इंस्टॉलमेंट, आप लोगों की फजूल ख्वाहिशात। अब हम समझते हैं कि अमीर आदमी, मिडिल क्लास आदमी और गरीब आदमी, इनके पैसे लगाने का तरीका क्या है। सबसे पहले गरीब आदमी, ये लोग मोस्टली हैंड टू माउथ रहते हैं। जॉब से जो भी इनकम हुई वो एक्सपेंस में चली गई। उसके बाद आते हैं मिडिल क्लास लोग, इनको जो भी पैसा आता है वो लाइबिलिटीज में चला जाता है, जैसे अच्छा मोबाइल, कार लोन, होम लोन। और ये लोग अपने एक्सपेंसेस इनकम से ज्यादा बढ़ा लेते हैं। उसके बाद आते हैं रिच लोग। ये लोग सबसे पहले अपने एसेट्स को इतना बढ़ा लेते हैं कि वो उनके एक्सपेंस और लाइबिलिटी से बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए एक अमीर आदमी मजीद अमीर तर होता जाता है, क्योंकि उन्होंने पहले अपने एसेट्स बढ़ाए, एक्सपेंस या लाइबिलिटीज नहीं। अब सुशील कुमार ने भी मिडिल क्लास लोगों की तरह अपने एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज इतनी बढ़ा ली जो आज उनकी इस हालत का कारण है। तो मेरे इस चैनल का मोटो भी आप लोगों को फाइनेंशियली एजुकेट करना है। आई होप कि आप लोगों को आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आप लोग लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए मजीद ऐसी बातें सीखना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को हिट करें। फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट के लिए देखा जाए तो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है बैंक। सेकंड पे आती है गवर्नमेंट बॉन्ड। उसके बाद आते हैं इक्विटी। और लास्ट में आते हैं डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स और इक्विटी यानी स्टॉक में इन्वेस्ट करना सबसे ज्यादा रिस्की लगता है, पर सबसे अच्छा रिटर्न्स भी इन्हीं में है। तो आज की वीडियो में हम इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट पे बात करेंगे। और मैं आपको कुछ ऐसी स्टॉक्स बताऊंगा जो आगे जाके आपके लिए मल्टी बैगर स्टॉक साबित होंगी। आज कुछ हाई कैप स्टॉक्स में आपके पोर्टफोलियो में ऐड करवाऊंगा, जिनमें रिस्क ना होने के बराबर है और रिटर्न्स भी आप बहुत अच्छे पा सकते हैं। सबसे पहले मेरी चॉइस आपके लिए है HDFC बैंक। वो इसलिए कि ये ऐसा स्टॉक है जिसको सब म्यूचुअल फंड्स भी होल्ड करते हैं। ये स्टॉक आपको स्टेबल एंड रिस्क फ्री रिटर्न्स देगा। इसके बाद नेक्स्ट मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा बजाज फाइनेंस, क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत बढ़िया है। अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों से लगातार इनकी सेल ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ लगातार 20 से 30% है, जो कि किसी भी शेयर के लिए बहुत अच्छी बात है। इसीलिए बजाज फाइनेंस आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न ला के दे सकता है। इसके बाद नेक्स्ट मेरी लिस्ट में आपके लिए है SBI लाइफ। अगर आप देखें तो प्राइवेट में इनका 2021 का 22.6 का मार्केट शेयर है और इस लिहाज से ये मार्केट लीडर हैं। अब अगर आप 2020 में इनका मार्केट शेयर देखें तो वो 21.9% था, यानी कि जो 7% इंक्रीज हुआ है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। नेक्स्ट मेरी रिकमेंडेशंस आप लोगों के लिए है आयशर मोटर, क्योंकि अगर आप कमर्शियल व्हीकल्स देखें तो उसमें आयशर मोटर का 30% का शेयर है और बस सेगमेंट में 20.4% का। और इसी वजह से इनके मार्जिन भी बाकी कंपनी से बहुत ज्यादा हैं और तेजी से बढ़ रहे हैं। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा डी मार्ट। ये आपको कुछ ओवर प्राइस लगेगा, बट इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। सिर्फ इसकी रैपिड ग्रोथ के लिए मैं आपको ये स्टॉक रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि इनके स्टोर्स का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो देश में सबसे ज्यादा है बाकी रिटेलर्स के मुकाबले में। और अगर आप इनके स्टोर्स देखें तो वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये शेयर्स जो आज मैंने आपको रिकमेंड किए हैं, इनको आप अपने पोर्टफोलियो में आंखें बंद करके ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको हाई रिटर्न्स देने की पावर रखते हैं। तो इनमें से आपके पास कौन से शेयर्स हैं और इस वीडियो के बाद आप कौन से शेयर्स बाय करना चाहेंगे, वो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और ऐसी ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको लगे ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है तो उसके साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक दफा डॉक्टर कलाम ने कहा था कि आप अपना भविष्य नहीं चेंज कर सकते, पर आप अपनी आदतें जरूर बदल सकते हो। और आदतों में बदलाव यकीनन आपका भविष्य बदल सकता है। आज हम बात करेंगे 4 ऐसी हैबिट्स के बारे में जिनको अपनाकर बहुत लोगों ने सक्सेस हासिल की। और अगर आपने भी ये 4 हैबिट्स सीख ली तो हम 100% श्योर कि आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो आइए जानते हैं वो आदतें कौन सी हैं। तो नंबर 1 हैबिट जो है वो है डू मोर टॉक लेस। मतलब कि हम कम बोलें और काम ज्यादा करें। इंग्लिश में एक कहावत है,
वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस मेक नॉइस। जिसका मतलब है मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। अगर आप अपनी धुन में लगातार मेहनत करते रहो तो आपको किसी को भी अपनी मेहनत के बारे में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपकी कामयाबी सबको बता देगी कि आपने कितनी बुलंदी को छू लिया है। अब सेकंड हैबिट, यूज योर टाइम प्रॉपरली। मार्क चार्बर्ग को तो आप लोग जानते ही होंगे, और आपने नोट भी किया होगा कि वो रोज एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं, जबकि उनके पास इतनी दौलत है कि वो पता नहीं अपने खुद के कितने ब्रांड खरीद सकते हैं। एक दफा एक इंटरव्यू में जब उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे पास करोड़ों की कम्युनिटी है, तो मैं अपना टाइम ऐसी चीजों में क्यों वेस्ट करूं कि आज क्या पहनूं, कल क्या पहनूं। तो आप समझ सकते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। तो टाइम की इंपॉर्टेंस को समझें, क्योंकि आपके पास टाइम है पर टाइम के पास टाइम नहीं है। थर्ड हैबिट, दे ऑल आर लाइफ टाइम लर्नर्स। आप इस टाइम किसी भी सक्सेसफुल आदमी को देखें, वो लोग अभी तक सीखते हैं, यानी कि वो लाइफ टाइम लर्नर्स हैं। वो कहते हैं कि जिस इंसान ने सीखना बंद कर दिया उसका माइंड आहिस्ता आहिस्ता जिंदा लाश की तरह हो जाता है। अब आप वॉरेन बफे को ही देख लें, वो डेली 5 घंटे बुक रीड करते हैं। इस टाइम वॉरेन बफे की एज 19 ईयर्स है, पर अभी तक उन्होंने सीखना नहीं छोड़ा। अब फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट, सेल्फ टॉक। रोज अपने आप को कुछ टाइम दें, अपने आप से बातें करें। हम हमेशा लोगों की जिंदगी में झांकते हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, पर हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। हम कभी अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं करते। जब आपने ये ऑब्जर्व कर लिया कि आपके अंदर क्या चल रहा है, उस दिन आपको ये समझ आ जाएगी कि आपको असल में करना क्या है। इसलिए अपने आप से बातें करें, क्योंकि जो इंसान खुद से जितने ज्यादा क्वेश्चन करता है वो उतना ज्यादा इंटेलिजेंट होता जाता है। तो सारे दिन में कुछ टाइम अपने आप को दें, अपने आप से बातें करें। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। तो अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकती है तो इसको जरूर उसके साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसी और मजीद हेल्पफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकॉन को लाजमी हिट कीजिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाली है। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक ऐसे बच्चे की स्टोरी शेयर करूंगा जिसने एक आम से परिवार में जन्म लिया और दुनिया का अमीर तरीन इंसान बन गया। ये स्टोरी है वॉरेन बफे की, जिनका जन्म 30 अगस्त 1930 में नबराहा अमाहा यूएसए की एक यहूदी फैमिली में हुआ। उनके पिता का नाम हॉवर्ड बफे और माँ का नाम लीला था। उनके पिता हॉवर्ड एक जॉब करते थे, तो किसी वजह से उनकी जॉब चली गई और घर के हालात खराब रहने लगे। तो उनके पिता शेयर मार्केट में एज अ एडवाइजर काम करने लगे, और उन्होंने अपने बेटे वॉरेन बफे को छोटी उम्र में ही इन्वेस्ट करने की कला सिखा दी। 7 साल की उम्र में वॉरेन बफे ने एक किताब जिसका नाम था 1000 वेज टू मेक $1000 ओहामा पब्लिक लाइब्रेरी से रेंट पे ली, और वो बुक पढ़ के उसके जहन में पैसे कमाने का भूत सवार हो गया। फिर उन्होंने च्युइंगम से लेके कोका कोला की बोतल तक सेल की, और इस तरह के मजीद बहुत सारे काम किए, और लकीली इन कामों से बहुत ज्यादा पैसा जमा कर लिया। वॉरेन बफे ने अपना पहला शेयर 11 साल की उम्र में ही खरीद लिया था, और उस शेयर को डिक्रीज होता देखकर घबराहट में आकर सारे शेयर सेल कर दिए। लेकिन उसके बाद जब शेयर्स की प्राइस बहुत तेजी से इंक्रीज हुई तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि वो मुनाफा नहीं कमा सके, और वहां से उन्होंने ये सबक सीखा कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। केवल 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला इनकम टैक्स भरा, और 15 साल की उम्र में उन्होंने एक पिन बॉल मशीन खरीदी और एक हेयर सैलून में पार्टनरशिप के तौर पे रख दी, और कुछ ही महीनों में वो 3 पिन बॉल मशीन्स के मालिक बन गए, जो बाद में उन्होंने $1200 में सेल कर दी। 16 साल की उम्र में उनके पास $9800 की बचत जमा हो गई थी, जो आज के दौर में $1 लाख है।
अपने बिज़नेसेस में होती कामयाबी को देखकर वो हाई स्कूल के बाद कॉलेज नहीं जाना चाहते थे। वो सीधा बिज़नेस में एंटर होना चाहते थे। लेकिन उनके फ़ादर ने उनको ये नहीं करने दिया और न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दिया। वॉरेन बफे ने बेंजामिन ग्राहम की लिखी हुई बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़कर शेयर मार्केट के दांव-पेच सीखे। बेंजामिन ग्राहम गाइको इंश्योरेंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे। वॉरेन बफे उनके साथ बगैर सैलरी लिए काम करना चाहते थे, लेकिन सिर्फ यहूदी होने की वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन ठीक 1 साल बाद बेंजामिन ग्राहम ने खुद उनको 12,000 सालाना सैलरी पर रखा। ये उनके कैरियर की वजह से हुआ और कुछ अरसे बाद बेंजामिन ग्राहम रिटायर हो गए और वॉरेन बफे ने इस अरसे में जो जमा किया था उससे अपना बिजनेस शुरू करने का प्लान बनाया और उन्होंने बफे पार्टनरशिप के नाम पर एक इन्वेस्टमेंट फर्म बनाई जो बहुत सक्सेसफुल रही। इस फर्म से हुई कमाई से उन्होंने अपना पहला घर $31,500 में खरीदा, जहां वो अभी तक रहते हैं। बफे पार्टनरशिप से हो रही इनकम को बर्कशायर हाथवे में इन्वेस्ट किया। उन्होंने बहुत तेजी से उसके शेयर खरीदे और बहुत ही जल्द वो कंपनी अपने हाथों में कर ली और एक इन्वेस्टर के रूप में सामने आए। उन्होंने ये सब सिर्फ और सिर्फ 35 साल की उम्र में किया। उसके बाद हर साल उन्होंने बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट किया और उन्हें अपनी सोच से ज्यादा मुनाफा हुआ और उन्होंने 1982 में कोका कोला कंपनी के स्टॉक्स $1.2 बिलियन के खरीदे, जो अभी तक उन्होंने सेल नहीं किए। वॉरेन को मुश्किल खेल खेलना बहुत पसंद था। आज भी वो ये खेल सबसे बेहतरीन खेल रहे हैं। 2008 में $6,200 करोड़ के साथ वो बिल गेट को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए, जो 13 साल तक रहे। और 26 जून 2021 को वॉरेन ने अपनी दौलत का आधा हिस्सा $3,700 करोड़ बिल गेट्स की कंपनी को दान कर दिए, जिसकी वजह से विलिंडा फाउंडेशन की दौलत दुगनी हो गई। वॉरेन ने 50 साल से अपना ऑफिस तक चेंज नहीं किया और वॉरेन बफे की दौलत उसके बाद उसके बच्चों को नहीं बल्कि समाज को दी जाएगी, जिसके लिए उन्होंने अपने बच्चों को शुरू से ही एग्री किया था। आई होप कि ये स्टोरी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही होगी कि कैसे एक आम से परिवार में पैदा होने वाले बच्चे ने अपने आप को दुनिया का अमीर तरीन इंसान बनाया। तो अगर आप लोग सोचते हैं कि ये वीडियो किसी के काम आ सकती है, किसी के लिए मोटिवेशनल साबित हो सकती है और मज़ीद ऐसी एजुकेशनल वीडियोस के लिए जुड़े रहें इस चैनल से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिल गेट्स के बारे में, जिनका कहना है अगर आप गरीब परिवार में पैदा होते हो तो ये आपकी गलती नहीं है, पर अगर आप गरीब ही मर जाते हो तो ये आपकी गलती है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बिल गेट्स के बनाए हुए 5 ऐसे असूल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिनको अपनाकर आप भी कामयाब और सक्सेसफुल आदमी बन सकते हैं। तो शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। अपने आप को कभी किसी के साथ कंपेयर मत करना, क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी होती है। इसलिए जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। आपको अपने आप पे पूरा भरोसा होना चाहिए। आपको सबसे अलग अपनी पहचान बनानी है, फिर आप लाइफ में कामयाब हो सकते हैं। रूल नंबर 2, हैंडलिंग ऑफ सिचुएशन। बिल गेट्स का कहना है अगर आप अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहते हो तो आपको डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करना आना चाहिए। आप जितना डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं उतना ही आप कामयाब हो सकते हैं। रूल नंबर 3, नेवर अंडर एस्टिमेट एनी अपॉर्चुनिटी। बिल गेट्स कहते हैं कि लाइफ में आने वाली किसी भी काम को छोटा मत समझना। अगर आपको किसी बड़ी कंपनी में मौका नहीं मिल रहा तो जो मिल रहा है उसको अवेल करो। रूल नंबर 4, एम्पावर अदर्स। अगर आप लाइफ में बहुत आगे जाना चाहते हैं तो जितना हो सके उतना लोगों की हेल्प करो। अपने पास जो नॉलेज है उसको शेयर करें, क्योंकि अगर आपके आसपास के लोग मजबूत होंगे तो आप भी बहुत ज्यादा मजबूत होंगे। रूल नंबर 5, मेक लॉन्गर प्लान्स।
हमेशा बड़ी प्लानिंग करो, क्योंकि हमेशा वही लोग कामयाब होते हैं जो बड़ी प्लानिंग करते हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो बड़ी प्लानिंग करते हैं। ज्यादा लोग प्लानिंग करते हैं डेली, मंथली, वीकली। तो हमेशा लंबी और बड़ी प्लानिंग करो। आई होप कि आप लोग भी बिल गेट्स के बताए हुए ये 5 असूल अपनाएंगे और अपनी लाइफ में कामयाबियां हासिल करेंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मज़ीद ऐसी हेल्पफुल और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए जुड़े रहें इस चैनल से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक पेनी स्टॉक के बारे में, जो कि बहुत ही फंडामेंटल है अपने बिजनेस में। इस कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और कंपनी प्रॉफिट मेकिंग प्रोसेस में बहुत शानदार काम कर रही है, और प्रमोट होल्डर भी है। ये कंपनी पिछले 1 साल से बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है, और उनका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है, और आने वाले वक्त में ये स्टॉक मल्टी बैगर स्टॉक साबित होगी। ये एक पुरानी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है जिसने अपना नाम मनवाया है। इस कंपनी का बैकग्राउंड भी बहुत ज्यादा मजबूत है, और मैं सोचता हूं अगर आप इसमें इन्वेस्ट करें तो बहुत चांसेस हैं कि आपके सारे ख्वाब पूरे हो जाएं। मगर याद रखिएगा, ये एक पेनी स्टॉक कंपनी है। इसमें आपके इन्वेस्टमेंट डूबने का खतरा भी होता है। इसलिए आप इन्वेस्टमेंट सोच समझ के कीजिएगा, और उतनी ही करें जितनी आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलें फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि वो कंपनी कौन सी है। पर उससे पहले एक ज़रूरी बात, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलें अब फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो हमारा ये जो पेनी स्टॉक है, इसका नाम है HFCL। ये टेलीकम्युनिकेशन पे काम करने वाली बहुत पुरानी कंपनी है। 5 महीने में इसकी प्राइस 30 रुपए के आसपास थी, और आज इसकी प्राइस 70 है। और इससे पता चलता है कि इसमें कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। इस कंपनी का मुसलसल स्टॉक बढ़ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके प्रोग्रेस अब यहाँ रुकने वाली है। ये बहुत आगे तक जाने वाली है, क्योंकि इसके हाइप बहुत ज्यादा है। HFCL लिमिटेड कंपनी 1987 में बनी थी, और इसका मार्केट कैप 93,244 करोड़ है। कंपनी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में केबल का बिजनेस करती है। कंपनी के क्वार्टर 4 की कंसोलिडेटेड रिपोर्ट आ चुकी है, जो कि 1397.87 है, जो कि 9.09% ज्यादा है क्वार्टर 3 से। इस कंपनी की प्रोग्रेस काफी ज्यादा हुई है पिछले साल से। कंपनी ने बहुत शानदार काम किया है। इसके प्रोमोटर्स की होल्डिंग 4205 है। कंपनी में फॉरेन इंस्टीट्यूट के 2.18 और अदर्स के 20.49, और एनबीएफसी एंड म्यूचुअल फंड की 0.03 की होल्डिंग है, और जनरल पब्लिक की होल्डिंग 35.2 है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 0.04 है। तो बहुत ही शानदार है इसकी शेयर होल्डिंग्स। म्यूचुअल फंड भी इंक्रीज हुआ है इसका 0.02% से 0.03 इस साल, और साथ में FII ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है 1.66 से 2.18। ये कंपनी अपनी होल्डिंग बढ़ा रही है, जिससे साबित होता है इसने आने वाले टाइम में और भी तरक्की करनी है। अब फ्रेंड, इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो फ्राइडे को स्टॉक 72.45 अप पर क्लोजिंग दी। प्राइस स्टॉक के बात करें तो 2000 में इसके रेट 2100 था, जो कि 2021 में 8.80 रह गया, लेकिन अब ये दोबारा 72 पे आ गया है। तो दोस्तों, इसने 1 साल में बहुत प्रोग्रेस की है, और ये मल्टी बैगर स्टॉक है जो आने वाले टाइम में आपको बहुत फायदा दे सकते हैं। अगर 10 साल तक आपने होल्ड कर लिया तो ये आपको 1000 तक जाते हुए दिखाई देगा। तो अगर आप इसको बाय करें तो होल्ड करके रखें, क्योंकि मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये स्टॉक आपके सारे ख्वाब पूरे कर सकता है। लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि ये पेनी स्टॉक है, इसलिए सोच समझ कर इन्वेस्ट करें, ताकि इसके डूबने पे भी आपको इतना नुकसान ना हो। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रिकमेंडेड स्टॉक आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को लगे कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और मजीद इस तरह की स्टॉक रिलेटेड वीडियोस के लिए जुड़े रहें इस चैनल से। दोस्तों,
आज हम बात करेंगे बिल गेट्स के बारे में, जिनका कहना है अगर आप गरीब परिवार में पैदा होते हो तो ये आपकी गलती नहीं है, पर अगर आप गरीब ही मर जाते हो तो ये आपकी गलती है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बिल गेट्स के बनाए हुए 5 ऐसे असूल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिनको अपनाकर आप भी कामयाब और सक्सेसफुल आदमी बन सकते हैं। तो शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। अपने आप को कभी किसी के साथ कंपेयर मत करना, क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी होती है। इसलिए जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। आपको अपने आप पे पूरा भरोसा होना चाहिए। आपको सबसे अलग अपनी पहचान बनानी है, फिर आप लाइफ में कामयाब हो सकते हैं। रूल नंबर 2, हैंडलिंग ऑफ सिचुएशन। बिल गेट्स का कहना है अगर आप अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहते हो तो आपको डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करना आना चाहिए। आप जितना डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं उतना ही आप कामयाब हो सकते हैं। रूल नंबर 3, नेवर अंडर एस्टिमेट एनी अपॉर्चुनिटी। बिल गेट्स कहते हैं कि लाइफ में आने वाली किसी भी काम को छोटा मत समझना। अगर आपको किसी बड़ी कंपनी में मौका नहीं मिल रहा तो जो मिल रहा है उसको अवेल करो। रूल नंबर 4, एम्पावर अदर्स। अगर आप लाइफ में बहुत आगे जाना चाहते हैं तो जितना हो सके उतना लोगों की हेल्प करो। अपने पास जो नॉलेज है उसको शेयर करें, क्योंकि अगर आपके आसपास के लोग मजबूत होंगे तो आप भी बहुत ज्यादा मजबूत होंगे। रूल नंबर 5, मेक लॉन्गर प्लान्स। हमेशा बड़ी प्लानिंग करो, क्योंकि हमेशा वही लोग कामयाब होते हैं जो बड़ी प्लानिंग करते हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो बड़ी प्लानिंग करते हैं। ज्यादा लोग प्लानिंग करते हैं डेली, मंथली, वीकली। तो हमेशा लंबी और बड़ी प्लानिंग करो। आई होप कि आप लोग भी बिल गेट्स के बताए हुए ये 5 असूल अपनाएंगे और अपनी लाइफ में कामयाबियां हासिल करेंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मज़ीद ऐसी हेल्पफुल और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए जुड़े रहें इस चैनल से। फ्रेंड्स, आज हम एक और पेनी स्टॉक के बारे में बात करेंगे। इस पेनी स्टॉक का नाम है शक्ति शुगर, और ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, और ये कंपनी 1961 में बनी। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैप 238.29 करोड़ है, और ये कंपनी शुगर का बिजनेस करती है, और साथ में सोया प्रोडक्ट्स, पावर सेक्टर, केमिकल बिजनेस और इंडस्ट्रियल अल्कोहल का बिजनेस भी करती है। तो कंपनी बहुत सारे अलग-अलग प्रोडक्ट्स बनाती है, जिसकी वजह से हम इस पे भरोसा कर सकते हैं। कंपनी का कारोबार लगातार बढ़ रहा है और इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ चुका है और कंपनी ने टोटल 229.72 करोड़ टोटल इनकम बताई है, जो 87.02% ज़्यादा है पिछले क्वार्टर से। क्वार्टर 3 में कंपनी की इनकम 122.84% थी, लेकिन ये पिछले साल की इनकम से 16% कम है। पर इसकी वजह लॉकडाउन है, जिसमें कारोबार नहीं हो सका। लेकिन अब इसकी परफॉर्मेंस बेहतर है और आने वाले वक्त में ये हमें मल्टी बैगर दे सकती है। अब देखते हैं इसकी शेयर होल्डिंग्स। तो सबसे पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो है 59.83%, और सेंट्रल गवर्नमेंट की 0.77, और अदर्स की होल्डिंग 2.22% है। एनबीएफसी एंड म्यूचुअल फंड्स की 0.01 होल्डिंग है, और जनरल पब्लिक के 18.92, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के 18.24 है। इसके ज्यादातर होल्डिंग्स बड़े फंड्स के पास हैं, और अगर इस टाइम हम इन्वेस्ट करते हैं तो कामयाबी के बहुत चांसेस है। फ्राइडे के दिन इसकी प्राइस 20.25 पर थी। स्टॉक फिलहाल अप स्ट्राइक पर है, लेकिन अगर ये ओपन होते हैं तो जरूर इन्वेस्ट करें अगर आप एक बहुत अच्छा मार्जिन से प्रॉफिट क्रिएट करना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो नॉलेजेबल भी लगी तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, और मजीद इस तरह की स्टॉक रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकॉन को हिट करें, ताकि आपको मजीद इस तरह की आने वाली वीडियोस जो है वो टाइम से। क्या आप लोग जानते हैं कि मिस्टर सुशील कुमार
जो कि कौन बनेगा करोड़पति के विनर थे और 5 करोड़ रुपया जीते थे, वो आज किस हाल में है, तो यकीनन सुन के आप लोगों को एक झटका लगेगा। आज वो बिल्कुल होमलेस हैं, उनके पास रहने के लिए घर नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, और उस टाइम पे जो उनकी जॉब थी जिसे वो 6,000 रुपया महीना कमा रहे थे, आजकल उनके पास वो भी नहीं है। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि यार, अगर हम लोगों को इतने पैसे मिले होते तो हम लोग कहाँ से कहाँ होते। पर अगर आप लोगों ने भी वही चीजें बिल्कुल फॉलो की होती जो मिस्टर सुशील कुमार ने की, तो आज आप लोगों का हाल भी बिल्कुल वैसा ही होता, क्योंकि हम में से 90% लोग जो हैं वो फाइनेंशियली एजुकेट नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को फाइनेंशियली एजुकेट करूंगा, ताकि आप लोगों का हाल भी मिस्टर सुशील कुमार जैसा ना हो। तो फाइनेंशियली एजुकेशन क्या होती है, इसको समझने के लिए पहले हम लोग चार चीजों को समझेंगे: इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स और लायबिलिटीज। इनकम मतलब जॉब या बिजनेस। जब तक आप जॉब या बिजनेस कर रहे हैं आपका पैसा आ रहा है, पर जब आप जॉब और बिजनेस नहीं करते तो आपका पैसा रुक जाता है। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस मतलब खर्चा, जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वाटर बिल और आपके बाकी खर्चे आते हैं। उसके बाद एसेट्स। एसेट वो हैं जो आपको काम किए बगैर आपको पैसा ला के दें, जैसे प्रॉपर्टी, रेंट, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स। अब आती हैं लाइबिलिटीज, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जेब से पैसे निकाले, जैसे इंस्टॉलमेंट, आप लोगों की फजूल ख्वाहिशात। अब हम समझते हैं कि अमीर आदमी, मिडिल क्लास आदमी और गरीब आदमी, इनके पैसे लगाने का तरीका क्या है। सबसे पहले गरीब आदमी, ये लोग मोस्टली हैंड टू माउथ रहते हैं। जॉब से जो भी इनकम हुई वो एक्सपेंस में चली गई। उसके बाद आते हैं मिडिल क्लास लोग, इनको जो भी पैसा आता है वो लाइबिलिटीज में चला जाता है, जैसे अच्छा मोबाइल, कार लोन, होम लोन, और ये लोग अपने एक्सपेंसेस इनकम से ज्यादा बढ़ा लेते हैं। उसके बाद आते हैं रिच लोग। ये लोग सबसे पहले अपने एसेट्स को इतना बढ़ा लेते हैं कि वो उनके एक्सपेंस और लाइबिलिटी से बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए एक अमीर आदमी मजीद अमीर तर होता जाता है, क्योंकि उन्होंने पहले अपने एसेट्स बढ़ाए, एक्सपेंस या लाइबिलिटीज नहीं। अब सुशील कुमार ने भी मिडिल क्लास लोगों की तरह अपने एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज इतनी बढ़ा ली जो आज उनकी इस हालत का कारण है। तो मेरे इस चैनल का मोटो भी आप लोगों को फाइनेंशियली एजुकेट करना है। आई होप कि आप लोगों को आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आप लोग लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए मजीद ऐसी बातें सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को हिट करें। फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट के लिए देखा जाए तो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है बैंक। सेकंड पे आती है गवर्नमेंट बॉन्ड। उसके बाद आते हैं इक्विटी, और लास्ट में आते हैं डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स और इक्विटी यानी स्टॉक में इन्वेस्ट करना सबसे ज्यादा रिस्की लगता है, पर सबसे अच्छा रिटर्न्स भी इन्हीं में है। तो आज की वीडियो में हम इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट पे बात करेंगे, और मैं आपको कुछ ऐसी स्टॉक्स बताऊंगा जो आगे जाके आपके लिए मल्टी बैगर स्टॉक साबित होंगी। आज कुछ हाई कैप स्टॉक्स में आपके पोर्टफोलियो में ऐड करवाऊंगा, जिनमें रिस्क ना होने के बराबर है और रिटर्न्स भी आप बहुत अच्छे पा सकते हैं। सबसे पहले मेरी चॉइस आपके लिए है HDFC बैंक। वो इसलिए कि ये ऐसा स्टॉक है जिसको सब म्यूचुअल फंड्स भी होल्ड करते हैं। ये स्टॉक आपको स्टेबल एंड रिस्क फ्री रिटर्न्स देगा। इसके बाद नेक्स्ट मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा बजाज फाइनेंस, क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत बढ़िया है। अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों से लगातार इनकी सेल ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ लगातार 20 से 30% है, जो कि किसी भी शेयर के लिए बहुत अच्छी बात है। इसीलिए बजाज फाइनेंस आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न ला के दे सकता है। इसके बाद नेक्स्ट मेरी लिस्ट में आपके लिए है SBI लाइफ। अगर आप देखें तो प्राइवेट में इनका 2021 का 22.6 का मार्केट शेयर है, और इस लिहाज से ये मार्केट लीडर हैं। अब अगर आप 2020 में इनका मार्केट शेयर देखें तो वो 21.9% था, यानी कि जो 7% इंक्रीज हुआ है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। नेक्स्ट मेरी रिकमेंडेशंस आप लोगों के लिए है आयशर मोटर, क्योंकि अगर आप कमर्शियल व्हीकल्स देखें तो उसमें आयशर मोटर का 30% का शेयर है, और बस सेगमेंट में 20.4% का, और इसी वजह से इनके मार्जिन भी बाकी कंपनी से बहुत ज्यादा हैं और तेजी से बढ़ रहे हैं। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा डी मार्ट। ये आपको कुछ ओवर प्राइस लगेगा,
बट इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। सिर्फ इसकी रैपिड ग्रोथ के लिए मैं आपको ये स्टॉक रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि इनकी स्टोर्स का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो देश में सबसे ज्यादा है बाकी रिटेलर्स के मुकाबले में। और अगर आप इनके स्टोर्स देखें तो वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये शेयर्स जो आज मैंने आपको रिकमेंड किए हैं, इनको आप अपने पोर्टफोलियो में आंखें बंद करके ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको हाई रिटर्न्स देने की पावर रखते हैं। तो इनमें से आपके पास कौन से शेयर्स हैं और इस वीडियो के बाद आप कौन से शेयर्स बाय करना चाहेंगे, वो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और ऐसी ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको लगे ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है तो उसके साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक दफा डॉक्टर कलाम ने कहा था कि आप अपना भविष्य नहीं चेंज कर सकते, पर आप अपनी आदतें जरूर बदल सकते हो। और आदतों में बदलाव यकीनन आपका भविष्य बदल सकता है। आज हम बात करेंगे 4 ऐसी हैबिट्स के बारे में जिनको अपनाकर बहुत लोगों ने सक्सेस हासिल की। और अगर आपने भी ये 4 हैबिट्स सीख ली तो हम 100% श्योर कि आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो आइए जानते हैं वो आदतें कौन सी हैं। तो नंबर 1 हैबिट जो है वो है डू मोर टॉक लेस। मतलब कि हम कम बोलें और काम ज्यादा करें। इंग्लिश में एक कहावत है, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस मेक नॉइस। जिसका मतलब है मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। अगर आप अपनी धुन में लगातार मेहनत करते रहो तो आपको किसी को भी अपनी मेहनत के बारे में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपकी कामयाबी सबको बता देगी कि आपने कितनी बुलंदी को छू लिया है। अब सेकंड हैबिट, यूज योर टाइम प्रॉपरली। मार्क चार्बर्ग को तो आप लोग जानते ही होंगे, और आपने नोट भी किया होगा कि वो रोज एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं, जबकि उनके पास इतनी दौलत है कि वो पता नहीं अपने खुद के कितने ब्रांड खरीद सकते हैं। एक दफा एक इंटरव्यू में जब उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे पास करोड़ों की कम्युनिटी है, तो मैं अपना टाइम ऐसी चीजों में क्यों वेस्ट करूं कि आज क्या पहनूं कल क्या पहनूं। तो आप समझ सकते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। तो टाइम की इंपॉर्टेंस को समझें, क्योंकि आपके पास टाइम है पर टाइम के पास टाइम नहीं है। थर्ड हैबिट, दे ऑल आर लाइफ टाइम लर्नर्स। आप इस टाइम किसी भी सक्सेसफुल आदमी को देखें, वो लोग अभी तक सीखते हैं, यानी कि वो लाइफ टाइम लर्नर्स हैं। वो कहते हैं कि जिस इंसान ने सीखना बंद कर दिया उसका माइंड आहिस्ता आहिस्ता जिंदा लाश की तरह हो जाता है। अब आप वॉरेन बफे को ही देख लें, वो डेली 5 घंटे बुक रीड करते हैं। इस टाइम वॉरेन बफे की एज 19 ईयर्स है, पर अभी तक उन्होंने सीखना नहीं छोड़ा। अब फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट, सेल्फ टॉक। रोज अपने आप को कुछ टाइम दें, अपने आप से बातें करें। हम हमेशा लोगों की जिंदगी में झांकते हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, पर हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। हम कभी अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं करते। जब आपने ये ऑब्जर्व कर लिया कि आपके अंदर क्या चल रहा है, उस दिन आपको ये समझ आ जाएगी कि आपको असल में करना क्या है। इसलिए अपने आप से बातें करें, क्योंकि जो इंसान खुद से जितने ज्यादा क्वेश्चन करता है वो उतना ज्यादा इंटेलिजेंट होता जाता है। तो सारे दिन में कुछ टाइम अपने आप को दें, अपने आप से बातें करें। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। तो अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकती है तो इसको जरूर उसके साथ शेयर कीजिएगा। और ऐसी और मजीद हेल्पफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकॉन को लाजमी हिट कीजिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाली है। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक ऐसे बच्चे की स्टोरी शेयर करूंगा जिसने एक आम से परिवार में जन्म लिया और दुनिया का अमीर तरीन इंसान बन गया। ये स्टोरी है वॉरेन बफे की, जिनका जन्म 30 अगस्त 1930 में नबराहा अमाहा यूएसए की एक यहूदी फैमिली में हुआ। उनके पिता का नाम हॉवर्ड बफे और माँ का नाम लीला था। उनके पिता हॉवर्ड एक जॉब करते थे, तो किसी वजह से उनकी जॉब चली गई और घर के हालात खराब रहने लगे। तो उनके पिता शेयर मार्केट में एज अ एडवाइजर काम करने लगे।
और उन्होंने अपने बेटे वॉरेन बफे को छोटी उम्र में ही इन्वेस्ट करने की कला सिखा दी। 7 साल की उम्र में वॉरेन बफे ने एक किताब जिसका नाम था 1000 वेज टू मेक $1000 ओहामा पब्लिक लाइब्रेरी से रेंट पे ली। और वो बुक पढ़ के उसके जहन में पैसे कमाने का भूत सवार हो गया। फिर उन्होंने च्युइंगम से लेके कोका कोला की बोतल तक सेल की और इस तरह के मजीद बहुत सारे काम किए और लकीली इन कामों से बहुत ज्यादा पैसा जमा कर लिया। वॉरेन बफे ने अपना पहला शेयर 11 साल की उम्र में ही खरीद लिया था और उस शेयर को डिक्रीज होता देखकर घबराहट में आकर सारे शेयर सेल कर दिए। लेकिन उसके बाद जब शेयर्स की प्राइस बहुत तेजी से इंक्रीज हुई तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि वो मुनाफा नहीं कमा सके। और वहां से उन्होंने ये सबक सीखा कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। केवल 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला इनकम टैक्स भरा और 15 साल की उम्र में उन्होंने एक पिन बॉल मशीन खरीदी और एक हेयर सैलून में पार्टनरशिप के तौर पे रख दी। और कुछ ही महीनों में वो 3 पिन बॉल मशीन्स के मालिक बन गए जो बाद में उन्होंने $1200 में सेल कर दी। 16 साल की उम्र में उनके पास $9800 की बचत जमा हो गई थी जो आज के दौर में $1 लाख है। अपने बिजनेसेस में होती कामयाबी को देखकर वो हाई स्कूल के बाद कॉलेज नहीं जाना चाहते थे। वो सीधा बिजनेस में एंटर होना चाहते थे। लेकिन उनके फादर ने उनको ये नहीं करने दिया और न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दिया। वॉरेन बफे ने बेंजामिन ग्राहम की लिखी हुई बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़कर शेयर मार्केट के दांव पेच सीखे। बेंजामिन ग्राहम गाइको इंश्योरेंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे। वॉरेन बफे उनके साथ बगैर सैलरी लिए काम करना चाहते थे लेकिन सिर्फ यहूदी होने की वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन ठीक 1 साल बाद बेंजामिन ग्राहम ने खुद उनको 12,000 सालाना सैलरी पर रखा। ये उनके कैरियर की वजह से हुआ। और कुछ अरसे बाद बेंजामिन ग्राहम रिटायर हो गए और वॉरेन बफे ने इस अरसे में जो जमा किया था उससे अपना बिजनेस शुरू करने का प्लान बनाया। और उन्होंने बफे पार्टनरशिप के नाम पर एक इन्वेस्टमेंट फर्म बनाई जो बहुत सक्सेसफुल रही। इस फर्म से हुई कमाई से उन्होंने अपना पहला घर $31,500 में खरीदा जहां वो अभी तक रहते हैं। बफे पार्टनरशिप से हो रही इनकम को बर्कशायर हाथवे में इन्वेस्ट किया। उन्होंने बहुत तेजी से उसके शेयर खरीदे और बहुत ही जल्द वो कंपनी अपने हाथों में कर ली और एक इन्वेस्टर के रूप में सामने आए। उन्होंने ये सब सिर्फ और सिर्फ 35 साल की उम्र में किया। उसके बाद हर साल उन्होंने बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट किया और उन्हें अपनी सोच से ज्यादा मुनाफा हुआ। और उन्होंने 1982 में कोका कोला कंपनी के स्टॉक्स $1.2 बिलियन के खरीदे जो अभी तक उन्होंने सेल नहीं किए। वॉरेन को मुश्किल खेल खेलना बहुत पसंद था। आज भी वो ये खेल सबसे बेहतरीन खेल रहे हैं। 2008 में $6,200 करोड़ के साथ वो बिल गेट को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए जो 13 साल तक रहे। और 26 जून 2021 को वॉरेन ने अपनी दौलत का आधा हिस्सा $3,700 करोड़ बिल गेट्स की कंपनी को दान कर दिए जिसकी वजह से वलिंडा फाउंडेशन की दौलत दुगनी हो गई। वॉरेन ने 50 साल से अपना ऑफिस तक चेंज नहीं किया और वॉरेन बफे की दौलत उसके बाद उसके बच्चों को नहीं बल्कि समाज को दी जाएगी जिसके लिए उन्होंने अपने बच्चों को शुरू से ही एग्री किया था। आई होप कि ये स्टोरी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही होगी कि कैसे एक आम से परिवार में पैदा होने वाले बच्चे ने अपने आप को दुनिया का अमीर तरीन इंसान बनाया। तो अगर आप लोग सोचते हैं कि ये वीडियो किसी के काम आ सकती है, किसी के लिए मोटिवेशनल साबित हो सकती है और मज़ीद ऐसी एजुकेशनल वीडियोस के लिए जुड़े रहें इस चैनल से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिल गेट्स के बारे में, जिनका कहना है अगर आप गरीब परिवार में पैदा होते हो तो ये आपकी गलती नहीं है, पर अगर आप गरीब ही मर जाते हो तो ये आपकी गलती है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बिल गेट्स के बनाए हुए 5 ऐसे असूल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिनको अपनाकर आप भी कामयाब और सक्सेसफुल आदमी बन सकते हैं। तो शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। अपने आप को कभी किसी के साथ कंपेयर मत करना क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी होती है।
इसलिए जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। आपको अपने आप पे पूरा भरोसा होना चाहिए। आपको सबसे अलग अपनी पहचान बनानी है, फिर आप लाइफ में कामयाब हो सकते हैं। रूल नंबर 2, हैंडलिंग ऑफ सिचुएशन। बिल गेट्स का कहना है, अगर आप अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहते हो तो आपको डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करना आना चाहिए। आप जितना डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं उतना ही आप कामयाब हो सकते हैं। रूल नंबर 3, नेवर अंडर एस्टिमेट एनी अपॉर्चुनिटी। बिल गेट्स कहते हैं कि लाइफ में आने वाली किसी भी काम को छोटा मत समझना। अगर आपको किसी बड़ी कंपनी में मौका नहीं मिल रहा तो जो मिल रहा है उसको अवेल करो। रूल नंबर 4, एम्पावर अदर्स। अगर आप लाइफ में बहुत आगे जाना चाहते हैं तो जितना हो सके उतना लोगों की हेल्प करो। अपने पास जो नॉलेज है उसको शेयर करें, क्योंकि अगर आपके आसपास के लोग मजबूत होंगे तो आप भी बहुत ज्यादा मजबूत होंगे। रूल नंबर 5, मेक लॉन्गर प्लान्स। हमेशा बड़ी प्लानिंग करो, क्योंकि हमेशा वही लोग कामयाब होते हैं जो बड़ी प्लानिंग करते हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो बड़ी प्लानिंग करते हैं। ज्यादा लोग प्लानिंग करते हैं डेली, मंथली, वीकली। तो हमेशा लंबी और बड़ी प्लानिंग करो। आई होप कि आप लोग भी बिल गेट्स के बताए हुए ये 5 असूल अपनाएंगे और अपनी लाइफ में कामयाबियां हासिल करेंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मजीद ऐसी हेल्पफुल और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए जुड़े रहें इस चैनल से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक पेनी स्टॉक के बारे में, जो कि बहुत ही फंडामेंटल है अपने बिजनेस में। इस कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और कंपनी प्रॉफिट मेकिंग प्रोसेस में बहुत शानदार काम कर रही है और प्रमोट होल्डर भी है। ये कंपनी पिछले 1 साल से बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है और उनका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है, और आने वाले वक्त में ये स्टॉक मल्टी बैगर स्टॉक साबित होगी। ये एक पुरानी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है जिसने अपना नाम मनवाया है। इस कंपनी का बैकग्राउंड भी बहुत ज्यादा मजबूत है, और मैं सोचता हूं अगर आप इसमें इन्वेस्ट करें तो बहुत चांसेस हैं कि आपके सारे ख्वाब पूरे हो जाएं। मगर याद रखिएगा, ये एक पेनी स्टॉक कंपनी है, इसमें आपके इन्वेस्टमेंट डूबने का खतरा भी होता है। इसलिए आप इन्वेस्टमेंट सोच समझ के कीजिएगा और उतनी ही करें जितनी आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलें फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि वो कंपनी कौन सी है। पर उससे पहले एक ज़रूरी बात, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलें अब फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो हमारा ये जो पेनी स्टॉक है इसका नाम है HFCL। ये टेलीकम्युनिकेशन पे काम करने वाली बहुत पुरानी कंपनी है। 5 महीने में इसकी प्राइस 30 रुपए के आसपास थी और आज इसकी प्राइस 70 है। और इससे पता चलता है कि इसमें कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। इस कंपनी का मुसलसल स्टॉक बढ़ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके प्रोग्रेस अब यहाँ रुकने वाली है। ये बहुत आगे तक जाने वाली है, क्योंकि इसके हाइप बहुत ज्यादा है। HFCL लिमिटेड कंपनी 1987 में बनी थी और इसका मार्केट कैप 93,244 करोड़ है। कंपनी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में केबल का बिजनेस करती है। कंपनी के क्वार्टर 4 की कंसोलिडेटेड रिपोर्ट आ चुकी है, जो कि 1397.87 है, जो कि 9.09% ज्यादा है क्वार्टर 3 से। इस कंपनी की प्रोग्रेस काफी ज्यादा हुई है पिछले साल से। कंपनी ने बहुत शानदार काम किया है। इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग 4205 है। कंपनी में फॉरेन इंस्टीट्यूट के 2.18 और अदर्स के 20.49 और एनबीएफसी एंड म्यूचुअल फंड की 0.03 की होल्डिंग है, और जनरल पब्लिक की होल्डिंग 35.2 है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 0.04 है। तो बहुत ही शानदार है इसकी शेयर होल्डिंग्स।
म्यूचुअल फंड भी इंक्रीज हुआ है इसका 0.02% से 0.03 इस साल, और साथ में एफआईआई ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है 1.66 से 2.18। ये कंपनी अपनी होल्डिंग बढ़ा रही है, जिससे साबित होता है इसने आने वाले टाइम में और भी तरक्की करनी है। अब फ्रेंड, इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो फ्राइडे को स्टॉक 72.45 अप पर क्लोजिंग दी। प्राइस स्टॉक के बात करें तो 2000 में इसके रेट 2100 था, जो कि 2021 में 8.80 रह गया, लेकिन अब ये दोबारा 72 पे आ गया है। तो दोस्तों, इसने एक साल में बहुत प्रोग्रेस की है, और ये मल्टी बैगर स्टॉक है जो आने वाले टाइम में आपको बहुत फायदा दे सकते हैं। अगर 10 साल तक आपने होल्ड कर लिया तो ये आपको 1000 तक जाते हुए दिखाई देगा। तो अगर आप इसको बाय करें तो होल्ड करके रखें, क्योंकि मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये स्टॉक आपके सारे ख्वाब पूरे कर सकता है। लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि ये पेनी स्टॉक है, इसलिए सोच समझ कर इन्वेस्ट करें ताकि इसके डूबने पे भी आपको इतना नुकसान ना हो। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रिकमेंडेड स्टॉक आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को लगे कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और मज़ीद इस तरह की स्टॉक रिलेटेड वीडियोस के लिए जुड़े रहें इस चैनल से। फ्रेंड्स, आज हम एक और पेनी स्टॉक के बारे में बात करेंगे। इस पेनी स्टॉक का नाम है शक्ति शुगर, और ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, और ये कंपनी 1961 में बनी। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैप 238.29 करोड़ है, और ये कंपनी शुगर का बिजनेस करती है, और साथ में सोया प्रोडक्ट्स, पावर सेक्टर, केमिकल बिजनेस और इंडस्ट्रियल अल्कोहल का बिजनेस भी करती है। तो कंपनी बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती है, जिसकी वजह से हम इस पे भरोसा कर सकते हैं। कंपनी का कारोबार लगातार बढ़ रहा है, और इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ चुका है, और कंपनी ने टोटल 229.72 करोड़ टोटल इनकम बताई है, जो 87.02% ज़्यादा है पिछले क्वार्टर से। क्वार्टर 3 में कंपनी की इनकम 122.84% थी, लेकिन ये पिछले साल की इनकम से 16% कम है। पर इसकी वजह लॉकडाउन है, जिसमें कारोबार नहीं हो सका। लेकिन अब इसकी परफॉर्मेंस बेहतर है, और आने वाले वक्त में ये हमें मल्टी बैगर दे सकती है। अब देखते हैं इसकी शेयर होल्डिंग्स। तो सबसे पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो है 59.83%, और सेंट्रल गवर्नमेंट की 0.77, और अदर्स की होल्डिंग 2.22% है। एनबीएफसी एंड म्यूचुअल फंड्स की 0.01 होल्डिंग है, और जनरल पब्लिक के 18.92, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के 18.24 है। इसके ज्यादातर होल्डिंग्स बड़े फंड्स के पास हैं, और अगर इस टाइम हम इन्वेस्ट करते हैं तो कामयाबी के बहुत चांसेस है। फ्राइडे के दिन इसकी प्राइस 20.25 पर थी। स्टॉक फिलहाल अप स्ट्राइक पर है, लेकिन अगर ये ओपन होते हैं तो जरूर इन्वेस्ट करें अगर आप एक बहुत अच्छा मार्जिन से प्रॉफिट क्रिएट करना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो नॉलेजेबल भी लगी तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, और मजीद इस तरह की स्टॉक रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ लगे हुए बेल आइकॉन को हिट करें, ताकि आपको मजीद इस तरह की आने वाली वीडियोस जो है वो टाइम से मिलती रहें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिल गेट्स के बारे में, जिनका कहना है अगर आप गरीब परिवार में पैदा होते हो तो ये आपकी गलती नहीं है, पर अगर आप गरीब ही मर जाते हो तो ये आपकी गलती है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बिल गेट्स के बनाए हुए 5 ऐसे असूल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिनको अपनाकर आप भी कामयाब और सक्सेसफुल आदमी बन सकते हैं। तो शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। अपने आप को कभी किसी के साथ कंपेयर मत करना, क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी होती है। इसलिए जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। आपको अपने आप पे पूरा भरोसा होना चाहिए। आपको सबसे अलग अपनी पहचान बनानी है, फिर आप लाइफ में कामयाब हो सकते हैं। रूल नंबर 2, हैंडलिंग ऑफ सिचुएशन।
बिल गेट्स का कहना है, अगर आप अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहते हो तो आपको डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करना आना चाहिए। आप जितना डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं उतना ही आप कामयाब हो सकते हैं। रूल नंबर 3, नेवर अंडर एस्टिमेट एनी अपॉर्चुनिटी। बिल गेट्स कहते हैं कि लाइफ में आने वाली किसी भी काम को छोटा मत समझना। अगर आपको किसी बड़ी कंपनी में मौका नहीं मिल रहा तो जो मिल रहा है उसको अवेल करो। रूल नंबर 4, एम्पावर अदर्स। अगर आप लाइफ में बहुत आगे जाना चाहते हैं तो जितना हो सके उतना लोगों की हेल्प करो। अपने पास जो नॉलेज है उसको शेयर करें, क्योंकि अगर आपके आसपास के लोग मजबूत होंगे तो आप भी बहुत ज्यादा मजबूत होंगे। रूल नंबर 5, मेक लॉन्गर प्लान्स। हमेशा बड़ी प्लानिंग करो, क्योंकि हमेशा वही लोग कामयाब होते हैं जो बड़ी प्लानिंग करते हैं और बहुत कम लोग होते हैं जो बड़ी प्लानिंग करते हैं। ज्यादा लोग प्लानिंग करते हैं डेली, मंथली, वीकली। तो हमेशा लंबी और बड़ी प्लानिंग करो। आई होप कि आप लोग भी बिल गेट्स के बताए हुए ये 5 असूल अपनाएंगे और अपनी लाइफ में कामयाबियां हासिल करेंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी हेल्पफुल और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए जुड़े रहें इस चैनल से। अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि एक टाइम में एक आदमी ने सिर्फ 2 पिज़्ज़ाज़ जो हैं वो 4200 करोड़ में खरीदे, तो यकीनन ये स्टोरी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज और मनी फैक्ट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम लोग इसमें समझेंगे क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन को हम लोग डिटेल में समझेंगे कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी है क्या। इस करेंसी को समझना इसलिए भी अब इम्पॉर्टेंट है कि 24 मार्च 2021 को एलन मस्क जैसे आदमी ने ट्वीट किया था कि अगर अब आप लोग टेस्ला से कुछ बाय करना चाहते हैं तो उसको आप क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन के थ्रू बाय कर सकते हैं और वो इस करेंसी को बिटकॉइन के अंदर ही रहने देंगे, दूसरी करेंसी में कन्वर्ट नहीं करेंगे। और दूसरा, चाइना जैसा मुल्क जो है उसने अपनी डिजिटल करेंसी जो है वो लॉन्च कर दी है और दुनिया का वाहिद मुल्क बन गया है जिसने अपनी करेंसी जो है वो लॉन्च की है, क्योंकि इन जैसे लोगों को मसलन चाइना को भी लगता है कि यही फ्यूचर है और एलन मस्क जैसे लोगों को भी लगता है यही फ्यूचर है। तो आज की वीडियो में हम लोग डिटेल से इस तरह समझेंगे कि अगर एक छोटा सा बच्चा भी इस वीडियो को देखे तो वो भी समझ सके कि क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन है क्या। क्रिप्टो करेंसी को समझने से पहले हम लोग पहले पैसे को समझते हैं। अब पैसे का मतलब है वैल्यू, यानी कि अगर मैंने आप लोगों के लिए कोई काम किया और मेरे काम ने आपके लिए एक वैल्यू क्रिएट की, तो आप मुझे उस वैल्यू के बदले कुछ पैसे देंगे। अब मैं उन पैसों को इस्तेमाल कर सकता हूँ किसी और से वैल्यू लेने के लिए या उससे अपना कुछ सामान खरीदने के लिए। पुराने ज़माने में जब करेंसी नहीं थी, उस टाइम वैल्यू एक्सचेंज करना जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम था। मसलन जैसे मुझे अगर आप लोगों से सेब चाहिए और मेरे पास राइस है, तो हम लोग तो आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं और हम लोग खुश भी होंगे कि हम लोगों को दोनों की अपनी रिक्वायर्ड चीज जो है वो मिल गई। पर अब अगर मेरे पास राइस है और आपके पास एप्पल्स हैं, पर अगर आप लोगों को मेरे से राइस की जरूरत ही ना हो, ऐसे में हमारी डील नहीं होगी। इस मसले के हल के लिए एक नया सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया, यानी कि गोल्ड। अब अगर मुझे आप लोगों से एप्पल चाहिए तो मुझे आपको उन एप्पल्स के बदले जो है वो उतना गोल्ड देना पड़ेगा। अब इसमें भी दो मसले थे। एक तो गोल्ड को कैरी करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। दूसरा, अगर मुझे आप लोगों से थोड़ी सी चीज़ चाहिए तो उसके लिए गोल्ड को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इस मसले का हल गवर्नमेंट ने ये इंट्रोड्यूस कराया कि अब आपके पास जितना गोल्ड है वो आप लोग गवर्नमेंट के पास रख सकते हैं और गवर्नमेंट आप लोगों को उसके बदले जो है वो करेंसी नोट देगी और हर नोट के ऊपर जो है वो अलहदा डिजिट एक लिखा होगा, यानी कि जो उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता होगा। मसलन जैसे आजकल आप लोग देखते हैं 10 का नोट चल रहा है, 20 का नोट चल रहा है,
ये सिस्टम जो है ये काफ़ी अरसे तक चलता रहा। ये सिस्टम ठीक चल ही रहा था कि 1951 में अमेरिका के 37th प्रेज़िडेंट जो थे, उन्होंने बहुत बड़ा डिसीज़न लिया। वो डिसीज़न ये था कि उन्होंने गोल्ड का और करेंसी का आपस में बॉन्ड जो था, वो तोड़ दिया। यानी कि इससे पहले हम लोगों को ये यकीन था कि हम लोगों को जितने करेंसी नोट दिए जा रहे हैं, उतना गोल्ड जो है वो गवर्नमेंट के पास मौजूद है। पर इस डिसीजन के बाद हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ यकीन करना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास, क्योंकि गवर्नमेंट एक कागज पे लिख के हमें दे रही है कि इसकी वैल्यू इतनी है। इसको बाद में डिजिटलाइज भी किया गया, यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह जो है वो अपनी अमाउंट सेंड कर सकते थे। पर इस डिजिटलाइजेशन जो थी इसका कंसेप्ट भी बिल्कुल सेम था, यानी कि हमें गवर्नमेंट कह रही थी कि आपके अकाउंट में 1 लाख मौजूद है और हम लोग गवर्नमेंट के ट्रस्ट पे उस 1 लाख की शॉपिंग कर सकते थे, 1 लाख की वैल्यू ले सकते थे। हम ट्रस्ट कर रहे थे गवर्नमेंट पे, और गवर्नमेंट जो है वो ट्रस्ट कर रही थी अपने कंप्यूटर्स पे कि उनके अंदर जो है वो कोई फॉल्ट नहीं आएगा। अब इसमें कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये आ रही थी कि सारा सिस्टम जो था वो सेंट्रलाइज्ड था, यानी कि सारा सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट के पास था। गवर्नमेंट जितने चाहे उतने नोट प्रिंट कर सकती थी और जब चाहे उन्हें बंद कर सकती थी। ऐसा एक मसला जो है वो वेनेजुएला में, आप लोगों ने सुना भी होगा, एक वेनेजुएला में पेश आया। मसलन आप लोगों ने अगर 1 लाख जो है वो बड़ी मेहनत से कमाया है और गवर्नमेंट जो है वो 1-1 लाख जो है वो सबको दे दे, तो आपके पैसे की वैल्यू खत्म हो गई। इसी तरह वेनेजुएला में हुआ था कि वहां पे गवर्नमेंट ने इतने नोट प्रिंट कर दिए थे कि वहां पे लोग जो थे वो पैसे गिनने की बजाय आपस में वैल्यू एक्सचेंज जो थी वो उस करेंसी को तोल के करने लगे थे। उम्मीद है आप लोगों को पॉइंट समझ आ गया होगा कि सारी चीज़ जो थी वो सेंट्रलाइज़्ड थी, गवर्नमेंट के अंडर थी। गवर्नमेंट जितने मर्ज़ी नोट जो है वो प्रिंट कर सकती थी और जितने मर्ज़ी जो है और जब मर्ज़ी जो है इन्हें बंद कर सकती थी। और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसको सेंट्रलाइज़ से हटा के कैसे डिसेंट्रलाइज़ किया जाए। 2009 तक सारा सिस्टम ऐसे ही चलता रहा। फिर 2009 के अंदर एक पेपर पब्लिश किया गया जिसके ऑथर थे सतोशी नागामोटो। उन्होंने इस पेपर के अंदर ये सॉल्यूशन दिया कि कैसे हर चीज को सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज किया जाए और बिटकॉइन जो है उसको लॉन्च किया। 2009 से लेके 2011 तक इसी नाम से बहुत सारे जो हैं वो पेपर पब्लिश हुए। उसके बाद सतोशी नागामोटो जो है वो एकदम गायब हो गए, पर बिटकॉइन अभी तक चल रहा है। और आज तक किसी को नहीं पता कि सतोशी नागामोटो जो थे वो कौन थे, वो मेल थे, फीमेल थे या कोई मशीन थी। सतोशी नागामोटो ने इसका ये सॉल्यूशन दिया था कि किसके पास कितनी करेंसी है या किसके पास कितने बिटकॉइंस हैं, इसका रिकॉर्ड जो है गवर्नमेंट की बजाय बहुत सारे सर्वर्स में होना चाहिए। और इसको कंट्रोल जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं करेगी, बल्कि बहुत सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो मिल के करेंगे। और कौन किसको कितने पैसे भेज रहा है ये कोई भी नहीं देख सकेगा। बहरहाल ये ज़रूर देख सकेंगे कि किस अकाउंट में कितने पैसे आ रहे हैं, पर ये कोई नहीं देख सकेगा कि उसको भेजे किसने है। तो इस तरह जो है वो बिटकॉइन जो है वो इन्वेंट हुआ। जब बिटकॉइन इन्वेंट हुआ उस टाइम किसी को भी बिटकॉइन पे ट्रस्ट नहीं था। इसी वजह से नेक्सिस नाम के एक आदमी ने एक पिज्जा वाले को पिज्जा खरीदने के लिए 10,000 बिटकॉइन दिए, जिसकी आज की कीमत जो है वो 4200 करोड़ है। अब इस करेंसी का अगर ड्रॉबैक देखें तो ये करेंसी जो है ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल करेंसी है। यानी कि अगर आज अभी अगर आप लोग इसमें 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं, तो आप लोगों को इस चीज़ की कोई श्योरिटी नहीं है कि कल को ये 1 करोड़ बन जाए या ये एक ज़ीरो हो जाए। पर हम लोग जो है आजकल इसको जो है इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि एलन मस्क और वॉरेन बफे जैसे लोगों को लगता है कि यही फ्यूचर है। तो इसमें उतना इन्वेस्ट करें जितना आप समझते हैं कि उतना आप लोग नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल उतनी रकम ही आप लोग इन्वेस्ट करें। अभी एक बिटकॉइन की एक्चुअल कीमत जो है वो इस टाइम पे 42 लाख है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो जो है आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के काम आ सकती है, उनके लिए नॉलेजेबल हो सकती है, तो इसको उनके साथ शेयर कीजिएगा। और इस तरह की मज़ीद नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को हिट करें।